बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, कितने 3.1 से लेके 3.6 तक। आज की वीडियो में हम रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि 3.7 से लेके 14 तक चलेंगे। बच्चों, अगर आपने इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। इससे आपको जस्ट नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। आइए जरा आगाज करते हैं। 3.7 है बच्चों, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज स्पेशल केस ऑफ मोशन। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से जो मोशन होती है वो स्पेशल केस है मोशन का विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? डिस्कस। बच्चों देखें जरा, सवाल ये पूछा गया है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, तो क्या ये मोशन का स्पेशल केस बनता है कि इसमें एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो? अगर करता है तो बताएं, उसकी वजह बताएं कि ये कैसे है। तो बेटे ये स्टेटमेंट का जवाब है यस, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पहली बात तो मेरी याद रखिएगा बच्चों, जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो आपका उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। मैंने आपको जब एक्सेलरेशन का टॉपिक पढ़ाया था तो आपको क्लियर किया था कि एक्सेलरेशन सिर्फ तब होगा जब वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रही, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा। हाँ जी, अब ये जीरो जो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। जीरो भी एक कांस्टेंट वैल्यू अगर हम कंसीडर करें तो हम कह सकते हैं कि बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इस लिहाज से ये स्पेशल केस है। अदरवाइज एक्सेलरेशन बच्चों जीरो होता है। दोबारा सुन लें, अगर हम एक्सेलरेशन जो जीरो है, जीरो को कांस्टेंट वैल्यू कंसीडर करें तब ये हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, अदरवाइज एक्सेलरेशन तो जीरो होता है। तो आइए जी इसका जवाब देखते हैं। यस, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका बेटे एक्सप्लेनेशन कह लें या रीजन कह लें। एक्सप्लेनेशन बेटे हम इसकी क्या लिखेंगे कि when velocity of body की velocity क्या होगी? is constant, then acceleration, तब जो acceleration होगा बच्चों of body is 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, जब बॉडी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो उसका एक्सेलरेशन बच्चों कितना होगा? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड 0 इज आल्सो कांस्टेंट वैल्यू, देयरफॉर इसीलिए वी कैन से, हम कह सकते हैं कि मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, होप सो आपको ये बात क्लियर होगी। थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे साथ साथ लिख रहे हैं। तो ये बेटे इसका जवाब है कि सिर्फ और सिर्फ जब हम जीरो को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तब ये वाला जो है स्टेटमेंट ये ट्रू होगी। 3.8 बच्चों देखते हैं। फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू ए गिवन फोर्स फॉर ए गिवन टाइम एंड स्टेट लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। बच्चों ये सिंपल सी बात है, आपको मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूं। बेसिकली आपने फोर्स एंड मोमेंटम इनके दरमियान रिलेशन बताना है और
आपने न्यूटन का सेकंड लॉ भी डिफाइन करना है। सो बच्चों आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, सपोज दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, यहां से शुरू करते हैं डायरेक्टली, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। बच्चों क्या होता है, F इज इक्वल टू ma, मतलब एक बॉडी जिसका मैस m हो उसके ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करें तो उसमें प्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन। अब बेटे या आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो हम इसके एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं vf माइनस vi ओवर t। सही होगा, तो मैं यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों लिखने लगा हूं m इंटू vf माइनस vi बटा t। ओके बच्चों, अब जरा m को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो f आ जाएगी mvf माइनस mvi ओवर t। ये mv क्या होता है बच्चों, मोमेंटम होता है, साथ f है तो ये बन जाएगा फाइनल मोमेंटम और ये बन जाएगा इनिशियल मोमेंटम ओवर टाइम। आई कैन आल्सो राइट इट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सही हो गया बच्चों, तो ये आ गई फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहां से बच्चों मैं डिफाइन कर सकता हूं न्यूटन के सेकंड लॉ को भी कि फोर्स जो होती है बच्चों, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो ये था बेटे 3.8। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 3.9, डिफाइन इंपल्स एंड शो हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। आप बेटे इंपल्स को डिफाइन करेंगे और बताएंगे कि इसका कैसे रिलेशन है मोमेंटम के साथ। आइए जी इंपल्स को करते हैं। इंपल्स बच्चों, इंपल्स होती है बच्चों आपके पास व्हेन आप कह लें कि लार्ज फोर्स, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं बच्चों, लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए जरा, लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन प्रोडक्ट ऑफ, जो प्रोडक्ट होगा ऑफ फोर्स, ये वाली जो फोर्स है, एंड टाइम इंटरवल t इज कॉल्ड, इसको बेटे आप क्या बोलेंगे, इंपल्स बोलेंगे। ठीक हो गया जी। ये क्या होगा आपके पास, आप कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, इसको क्या बोलेंगे, इंपल्स। बच्चों I से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होती है F क्रॉस T। मैं यहां पे ना आपको इसमें पूछा गया है कि आप मोमेंटम के साथ इसका रिलेशन भी बताएं, तो ये वाला रिलेशन बच्चों ने F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वी नाउ, ये वाला रिलेशन आप यूज कर सकते हैं। वी नाउ क्या जी बोला, F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर T। ठीक है बच्चों, मैं t को इधर जाके क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम। तो आई कैन आल्सो राइट इट mvf माइनस mvi, और ये बेटे इंपल्स के ही इक्वल है। तो ये आपने इसका मोमेंटम और इंपल्स के दरमियान रिलेशन भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये था 3.7, 8 और 9। अब हम देखेंगे बच्चों 3.10 है बच्चों, एक्सप्लेन या स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पॉइंटिंग आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम एंड एक्सप्लेन करें व्हाई अंडर सर्टेन कंडीशन द लॉ इज यूजफुल इवन थो द सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड। सबसे पहले तो बच्चों आप डिफाइन करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। तो बच्चों आप जानते हैं कि मोमेंटम, ये हमने डिफाइन किया हुआ है, मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम होता है बच्चों वो क्या रहता है,
कांस्टेंट रहता है। ये तो होगी इसकी डिफाइन। अब आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। इंपॉर्टेंस ऑफ, तीन पार्ट है इस क्वेश्चन के। दूसरा ये है इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम क्या है बेटे? आप कह सकते हैं कि दिस लॉ होल्ड्स ओनली ऑन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर सिस्टम आपका कोई भी हो वो आइसोलेटेड होगा तो ये लॉ वैलिड होगा। अदरवाइज, या आप कह सकते हैं इफ, अगर आपका सिस्टम जो है, सिस्टम इज नॉट आइसोलेटेड नहीं है, देन क्या होगा बच्चों? देन आपके पास दिस लॉ will not be valid। ये बच्चों वैलिड नहीं होगा। ठीक हो गया, ये दो पोर्शन हो गए। आगे थर्ड बात लिखी हुई है कि एक्सप्लेन व्हाई अंडर सर्टेन कंडीशन द लॉ इज यूजफुल इवन दो द सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड। तो इसका बेटे जवाब है कि सम टाइम ना आपके पास एक्सटर्नल फोर्स बहुत स्मॉल होती है। सम टाइम एक्सटर्नल फोर्स जो है इज वेरी स्मॉल। जब बहुत ज्यादा स्मॉल होती है तो बेटे उसका इतना अफेक्ट नहीं होता सिस्टम के ऊपर। तो इस सूरत हाल में आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है एप्लीकेबल होगा। इसमें आप गन और बुलेट वाली एग्जांपल ले सकते हैं। आपके पास वो एक सिस्टम है बुलेट वाला और गन वाला, आप उसको फायर करते हैं तो आपको बैक में भी कुछ फोर्स लगती है। तो वहां पे सिस्टम आपका फ्रिक्शन की फोर्स भी लग रही होती है, बाहर से भी फोर्स ही लग रही होती है, तो वो आइसोलेटेड नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि इन सम केसेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज applicable even system जो आपका है is not isolated। अगर आपका सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है तो कुछ केसेस में ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। तो नेक्स्ट बेटे आपके पास है सवाल नंबर 11 3.11 एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। पहले तो आप इनको एक्सप्लेन करें, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन होती क्या है बच्चों। ये आपको पूरा टॉपिक मैंने लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ाया है। इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन होती हैं जिनमें आपकी काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम क्या रहते हैं? कंजर्व रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो इसको आप डिफाइन यहां पे लिख लें, द कोलिजन इन विच, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, दूसरी कौन सी चीज है? मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स, क्या रहेंगे? कांस्टेंट। दोनों क्या रहेंगे बच्चों? कांस्टेंट रहेंगे। तो इस तरह की कोलिजन क्या होगी? इलास्टिक कोलिजन होगी। ठीक हो गया। दूसरी बेटे इसकी एग्जांपल कोई लिख लें। मैं उसने बाउंसिंग बॉल की एग्जांपल के वाले से भी बात की कि आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, तो इसकी एग्जांपल मैं लिख देता हूं कि ए हार्ड बॉल, आपके पास कोई एक हार्ड बॉल कोलाइड विद मार्बल फ्लोर। जब मार्बल फ्लोर के साथ ये टकराएगी तो ये वापस अपनी असल हालत में आ जाएगी, तकरीबन वही हाइट गेन कर लेगी। जब ये वही हाइट गेन करेगी बच्चों, व्हेन हार्ड बॉल कोलाइड विद मार्बल फ्लोर आफ्टर कोलिजन it gain almost initial height। ठीक हो गया। and this is the example of
इलास्टिक कोलिजन, और बच्चों ये इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल है। अब दूसरी बात बेटे आपके पास जो है वो है इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, ये आपसे बच्चों पूछी गई है। तो इन इलास्टिक कोलिजन बच्चों आपने पढ़ी हुई है, मैं आपको पढ़ाई है पहले भी, दोबारा से अब लिख के दे रहा हूं आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कि ये वो कोलिजन होती थी, कोलिजन इन विच, जिसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों ऑफ सिस्टम डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, इसमें बेटे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती। यही हार्ड बॉल वाली बच्चों एग्जांपल आप इसके लिए भी कंसीडर कर सकते हैं कि आपके पास जब हार्ड बॉल कोलाइड करेगी किसी सैंडी फ्लोर के साथ, रेत वाले फ्लोर के साथ, फर्श के साथ, तो वो दोबारा अपनी असल हालत गेन नहीं कर सकेगी। तो वो एग्जांपल किसकी होगी? इन इलास्टिक कोलिजन की। तो मैं इसकी लिख देता हूं भी एग्जांपल, व्हेन हार्ड बॉल बेटे कोलाइड करेगी विद सैंडी फ्लोर। ठीक है, इतना काफी है, बाकी आगे हमने एक और चीज भी, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट भी है आपके पास बच्चों। नेक्स्ट बेटे जो पार्ट है इसका वो ये है कि गिव प्लॉसिबल रीजंस फॉर द फैक्ट दैट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन मोस्ट केसेस। बच्चों आपकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी बहुत सारे केसेस में कांस्टेंट नहीं रहती, उसके आप रीजन बताएं बच्चों। तो मैं अब रीजन लिखने लगा हूं, बहुत सारे बच्चों रीजन हैं। अब देखें जरा, जब ये बॉल टकराएगी, ये गेंद जब बच्चों टकराएगी, तो एक तो आपके पास है फ्रिक्शन। क्या है बच्चों? फ्रिक्शन जो है वो उसमें काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी? जाया हो जाएगी। जब ये बॉल जमीन के साथ टकराएगी, फर्श के साथ टकराएगी, तो साउंड भी प्रोड्यूस होगी, तो कुछ जो इसकी काइनेटिक एनर्जी वो जाया हो जाएगी साउंड एनर्जी में। एंड आप कह सकते हैं साउंड एनर्जी के बाद कुछ हीट एनर्जी में। तो इतने काफी हैं बच्चों, ये वो रीजन है जिनमें एनर्जी जो है वो इनइलास्टिक कोलिजन में जाया होती है, या आप कह सकते हैं कि ये वो रीजन है जिनमें एनर्जी आपकी वेस्ट होती है। अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जी 12। ये बच्चों एक तरह का लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन मैं शॉर्ट करके आपको समझाऊंगा। लॉन्ग क्वेश्चन रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको लेक्चर सीरीज के अंदर मिलेगा। आपके पास है जी, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय प्रोजेक्टाइल मोशन, उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की आपने एक्सप्रेशन निकालनी है। मैं जस्ट फार्मूलाज आपको बताऊंगा, और लास्ट में है बच्चों आपके पास कि आपने प्रूव करना है कि रेंज जो होती है बच्चों वो 45 डिग्री पे मैक्सिमम होती है। आइए जरा बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन ये बड़ी आसान सी चीज है कि ये बच्चों 2 डायमेंशनल मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक हो गया बच्चों, इसको आप क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट बेटे आपने बताना था इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेटे ये आपके पास है टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, टाइम जो लगेगा प्रोजेक्टाइल को, टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से वो शुरू कर रहा है अपना सफर, टू दी पॉइंट, उस पॉइंट तक, वेयर जहां पे ये क्या करेगा? इट हिट्स दी ग्राउंड, जहां पे ये ग्राउंड को क्या करेगा बच्चों? हिट करेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों मैं फार्मूला ड्राइव करवाऊंगा। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट का मैंने रिलेशन आपको डायरेक्ट लिख दिया है, t = 2vi sin θ/g, ये आपको प्रूव करके दूंगा मैं। नेक्स्ट बच्चों है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को पहले डिफाइन करते हैं। रेंज बच्चों होती है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल
ये बेटे आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल कवर करेगा उसको आप उसकी क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। जरा यहां पे गौर कीजिएगा, ये रेंज का फार्मूला है व्हेन, जब बेटे थीटा होगा आपका 45 डिग्री। जरा इसको तवज्जो फरमाइएगा, आर आ जाएगी वी आई स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 ओवर जी। ये बेटे साइन हो जाएगा 90 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो रेंज मैक्सिमम बच्चों जो आएगी वो आएगी वी आई स्क्वायर बटा जी। ये बेटे आपने मैक्सिमम रेंज का भी फार्मूला निकाले। मैंने शॉर्ट बताया आपको, लॉन्ग हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट बेटे हम डिस्कस करते हैं 3.13 की स्टेटमेंट है बच्चों, एट व्हाट पॉइंट आर पॉइंट्स इन इट्स पाथ डज ए प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड इट्स मैक्सिमम स्पीड। मतलब एक प्रोजेक्टाइल है वो सफर कर रहा है बच्चों, आपने उसके पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है, कहां पे स्पीड जो है उसकी मैक्सिमम होगी और कहां पे मिनिमम होगी। बच्चों जरा फोकस कीजिएगा, यहां पे मैं आपको समझाता हूं। ये बेटे आप सपोज कर लें कि एक बॉडी है जो प्रोजेक्टाइल, या एक प्रोजेक्टाइल है जो इस तरह से मूव कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये मैक्सिमम हाइट पे बच्चों देखें इसकी सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वी वाई क्या हो जाती है 0 हो जाती है, मतलब सिर्फ एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। तो मिनिमम स्पीड कहां पे होगी, एट मैक्सिमम हाइट स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम। स्पीड का फार्मूला ये है बच्चों वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब वी वाई तो मैक्सिमम हाइट पे क्या हो गया है 0, जब वी वाई 0 हो जाएगा तो वी क्या बचेगी, सिर्फ और सिर्फ वी एक्स के बराबर बचेगी, एक कंपोनेंट 0 हो गया। तो मिनिमम स्पीड कहां पे होगी, मैक्सिमम हाइट पे होगी। अब हम देखते हैं मैक्सिमम कहां पे होगी। बेटे यहां पे नोट कीजिएगा, जब प्रोजेक्टाइल इनिशियल पॉइंट पे हमने फेंका तो इसका y कंपोनेंट भी है और इसका x कंपोनेंट भी है। यहां पे देखिएगा बच्चों ये नीचे भी आ रहा है और इसका y यहां पे भी है और यहां पे x है। तो जब ये आप कह लें लॉन्च करता है या अपनी ट्रेजेक्टरी स्टार्ट करता है लॉन्चिंग पॉइंट पे, और पॉइंट वेयर इट द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, यहां पे हिट करने के करीब यहां पे बच्चों दोनों कंपोनेंट हैं, तो इस पॉइंट पे इसकी स्पीड बच्चों क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और आप इसका फार्मूले में दोनों वैल्यूज जो है वो पुट कर सकते हैं। तो मिनिमम बेटे ये एमसीक्यूज के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मिनिमम कब होगी, जब आपके पास ये मैक्सिमम हाइट पे होगा, और मैक्सिमम कब होगी, जब ये लॉन्चिंग पॉइंट पे होगा या ये ग्राउंड को हिट करने के करीब होगा। लास्ट बच्चों क्वेश्चन है आपके पास 14, ये एमसीक्यूज हैं, ये 2 इसके पार्ट हैं। आपने क्या करना है जी, करेक्ट आंसर को चूज करना है। पहला है जी व्हाट इज मीन बाय बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। 14वें का पहला है बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी का क्या मतलब है। पहला ऑप्शन है पाथ फॉलोड बाय एन अनपावर्ड एंड अनगाइडेड प्रोजेक्टाइल, दूसरा पाथ फॉलोड बाय पावर्ड एंड अनगाइडेड प्रोजेक्टाइल, थर्ड है पाथ फॉलोड बाय अनपावर्ड बट अनगाइडेड प्रोजेक्टाइल, चौथा है डी ऑप्शन द पाथ फॉलोड बाय पावर्ड एंड गाइडेड प्रोजेक्ट। बेटे आप जानते हैं कि आपके पास ये जो बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी है या बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो अनपावर्ड और अनगाइडेड मिसाइल होता है। तो अनपावर्ड और अनगाइडेड मिसाइल की जो पाथ होगा उसको आप क्या बोलेंगे, बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा है व्हाट हैपेंस व्हेन ए सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज अंडरगोज एन इलास्टिक कोलिजन। बच्चों आप जानते हैं, कॉमन सेंस है, अभी आपको क्वेश्चन करवाया है, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। ऑप्शन देख लें, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम चेंजेस, ये तो नेग्लेक्ट हो गया क्योंकि इलास्टिक में कांस्टेंट रहता है मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, ये हो सकता है। बॉडीज कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, नहीं जी ये भी नहीं। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इज वायलेटेड, नहीं ये भी नहीं। तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो 3.14 का दूसरे का बी ऑप्शन है। ये थे बच्चों क्वेश्चन, अपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक लाजमी बताइएगा आपको ये क्वेश्चन ये लेक्चर कैसा लगा। होप सो आपको सारे की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।